हेलो स्टूडेंट्स, महामना निःशुल्क क्लासेस में मैं डॉक्टर अनुपम तिवारी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है पायनियर वर्कर ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के जो भी पायनियर वर्कर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो आओ जानते हैं कौन कौन से ऐसे वर्कर हैं जिनसे आपके यूपी एजीटीए और डीएसएसबी सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप पुराने पेपर में भी देख चुके होंगे। तो पहली चीज़ देखते हैं छात्रों, नाम है सुपर राइस। सुपर राइस की जो पायनियर वर्कर थे गुरुदेव सिंह खुश जी थे, या जीएस खुश के नाम से ये जाने जाते हैं। ये इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिलीपींस में जो है सुपर राइस बनाया था। ठीक है, वैरायटी कौन थी इसमें मेनली वैरायटी IR36 थी, जो कि 1976 में रिलीज हुई थी। इनको फादर ऑफ सुपर राइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहले जो है इरी कहाँ पे, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में है। ये हाई इल्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जो थी राइस की इन्होंने डेवलप की थी। और ये वैरायटीज जो थी मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस थी। जैसे इस समय पूसा रक्षक और अर्का रक्षक टोमेटो की मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, सेम सुपर राइस भी जो है आपके मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस था और मल्टीपल पेस्ट रेजिस्टेंस भी था। पेस्ट में अगर देखा जाए तो ब्राउन प्लांट हॉपर, और डिजीज में देखा जाए तो ग्रेसी स्टंट डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस था। ग्लोबल अगर इनका इम्पैक्ट देखा जाए तो इनकी जो वैरायटी बनाई गई लगभग 60% वर्ल्ड की जो टोटल एरिया है वो इनके सुपर राइस से ही कल्टीवेटेड थी, जिसको पैडी भी बोलते हैं राइस को। अवार्ड भी इनको मिला। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, रिप्रेजेंटेंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज 1996 में, वॉफ प्राइज 2000 में और पद्मश्री 2000 में इनको मिला। तो इनको 3 अवार्ड मिले। तो इनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, सुपर राइस के जो है फादर कौन है, डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश जी हैं। ठीक है, मेनली वैरायटी कौन सी थी पूछा जा सकता है, तो IR36 थी। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है किसके प्रति रेजिस्टेंस थे, जैसे पेस्ट आपका ब्राउन प्लांट हॉपर और डिजीज जैसे ग्रेसी स्टंट। कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट भी थे। कितने परसेंट एरिया में, लगभग 60% एरिया में जो है इनकी वैरायटी ग्रो की गई है। वर्ल्ड फूड प्राइज इनको कब मिला, 1996 में मिला। वर्ल्ड प्राइज 2000 में और पद्मश्री भी इनको 2000 में दिया गया। अब छात्रों आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड राइस किसने दिया, तो सुपर राइस होता है, ये क्या है, हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस यानी राइस की हाइब्रिड वैरायटी जो है युवान लॉन्गपिंग ने किया। अब हाइब्रिड का बारे में आप जानते हैं कि जब कोई दो जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट है, मान लो ए और बी जो है, ये दोनों जो है जेनेटिकली डिसिमिलर हैं यानी अनुवांशिक रूप से भिन्न है, तो इनके बीच में जब क्रॉसिंग होती है तो F-1 बनता है, जिसको F1 बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। जब तो जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट को अपर में क्रॉस करवाया जाता है तो हाइब्रिड बनता है, और इस प्रोसेस को क्या, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हेट्रोसिस को जो है क्या किया, यूटिलाइज किया हाइब्रिड विगर क्रिएट करने में, और इससे जो 20 से 30% जो है कॉमन राइस की वैरायटी की ईल्ड जो है आपस में बढ़ गई। इसके अलावा इन्होंने एक वाइल्ड एबॉर्टिव जीन जो कि ब्रेक थ्रू थी, इन्होंने वाइल्ड मेल स्टाइल राइस प्लांट की खोज की। कहाँ पे, हैनन में, जो इनको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के, अगर वो मेल स्टेराइल होगा तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना आसान हो जाता है छात्रों, क्योंकि अगर यहाँ पे मेल स्टाइल अगर होगा तो इमेस्कुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन कई प्रकार से, हैंड इमेस्कुलेशन, जेनेटिक इमेस्कुलेशन, तो मेल स्टेरिलिटी एक प्रकार का जेनेटिक इमेस्कुलेशन है। अगला गोल्डन राइस भी आपके एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है, खासकर यूपी के एग्जाम्स में। तो गोल्डन राइस के जो फादर हैं प्रोफेसर जो है प्रोटिकस हैं, प्रोफेसर प्रोटिकस, और इनके साथ एक और थे प्रोफेसर पीटर बायर, जर्मनी में जो है गोल्डन राइस का आविष्कार किया। गोल्डन राइस एक प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, तो इसका मतलब है इंडिया में उगाने के लिए इसको परमिशन है या नहीं, ये आप हमें बता सकते हैं। इसमें विटामिन ए डिफिशियंसी जहाँ पे है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें विटामिन ए की डिफिशियंसी देखी जाती है। ऐसे नेशंस में ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है जो जीन डाली गई वो बीटा कैरोटीन की सिंथेसिस कर देती है, और बीटा कैरोटीन जो है प्रिकर्सर है विटामिन ए का, यानी प्रो विटामिन ए है एक प्रकार की। अब विटामिन ए डी ई के जो है ये फैट सल्यूबल विटामिन से कैसी हैं, फैट सल्यूबल हैं, जबकि सी और डी जो है ये कैसी हैं आपकी, वाटर सल्यूबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो प्रो विटामिन ए इसमें बहुतायत मात्रा में
पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इंडोस्पर्म में। इंडोस्पर्म क्या है? राइस का एडिबल पार्ट भी है। कलर जो है वो बीटा कैरोटीन जो है वो गोल्डन येलो कलर का आभा लिए होता है। और एक जीन जो निकाली गई ये डैफोडिल से निकाली गई। डैफोडिल को क्या कहते हैं? नारिसस। नारिसस स्यूडो नारिसस जो है। और एक सॉइल बैक्टीरियम था जिसका नाम था पेंटोइया एनानेटिस। तो इनके द्वारा जो है ये आपको देखेंगे तो ये जीन आपकी निकाली गई। अब नेक्स्ट चलते हैं छात्रों, सुपर व्हीट। जैसे सुपर राइस होता है वैसे सुपर व्हीट जो है डॉक्टर एस नागाराजन ने इसकी क्या की गई, इनको क्रेडिट मिलता है सुपर राइस या सुपर व्हीट वैरायटी के लिए। सुपर राइस क्या किसके कि कौन से साइंटिस्ट को क्रेडिट मिला? आपको पहले थे नाम उनका बताना है कमेंट करके। तो सुपर व्हीट के लिए जो है एस नागाराजन है, ये इंडिया कंट्री के हैं। ये हाई यील्डिंग जो है व्हीट वैरायटीज को उगाने के लिए जो है जाने जाते हैं। और ये रस्ट फ्री थी। कौन सी रस्ट थी? व्हीट रस्ट, इसको पुक्सिनिया बोलते हैं। पुक्सिनिया कौन सी रस्ट है आपको बताना है, एलो रस्ट है या कोई दूसरी रस्ट है। ये इंडिया में एपिडेमिक नेचर की थी। और जो वैरायटीज डेवलप की गई व्हीट के इनके द्वारा, इनसे क्या थी? रेजिस्टेंस थी। कौन? सुपर, और इसको बोला गया सुपर व्हीट का नाम दिया गया। तो सुपर व्हीट का जो संबंध है एस नागाराजन से है। तो आप बिल्कुल आसानी से जान गए कि सुपर व्हीट का संबंध जो है एस नागाराजन से है। अगला है पोटैटो। पोटैटो एक प्रोटीन रिच पोटैटो होता है, यानी ऐसा आलू जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। प्रोफेसर आशीष दत्ता ने इसे क्या किया था? डिस्कवर किया था या बनाया था। और जो आशीष दत्ता जी ने जो है बायोटेक्नोलॉजी एक थ्रू था प्रोटीन एनर्जी, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन पाया जाता है। और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो क्वास्कोर जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला क्या है? डिसऑर्डर है। तो इसमें एक जीन डाली इन्होंने जिसका नाम था AMA1 जीन। AMA1 जीन या AMA1 कह सकते हैं। ये जो है जीन इंटरेस्ट की गई थी। तो AMA1 कहाँ से ली गई? अमरंथस प्लांट से ली गई। अमरंथस को चौलाई बोलते हैं। और आपको ये भी पता है कि चौलाई में जो है बीजों की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। तो पोटैटो जीनोम में अमरंथस जीन जब डाली गई तो ये पोटैटो रिच हो गए। ये जो है 60% ज़्यादा प्रोटीन था नॉर्मल पोटैटो की अपेक्षा। और इसमें कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी थे जिसका नाम था लाइसिन। तो लाइसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन ये सभी जो हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो ह्यूमन। अगला पूछते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सभी को पता है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने जो है वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या किया था? सबसे पहले शुरू किया था। किस कंट्री के थे ये? USA के थे। इन्होंने प्राइमरी रिसर्च जो है मैक्सिको में जो है अपना शुरू किया। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया? तो विलियम एस गॉड ने दिया। विलियम एस गॉड को जो है ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म देने के लिए जाना जाता है। साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने कुछ हाई यील्डिंग डेवलप वैरायटी की, जैसे कि रूप जो इसकी वीट की जो है डिजीज रेजिस्टेंस सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटीज थी, जैसे लार्मा रोजो 64, सोनारा 64, कल्याण सोना और सोनालिका। कई बार एग्जाम में पूछी जाती कल्याण सोना, सोनालिका और सोनारा 64 किसकी वैरायटीज हैं? ये वैरायटीज जो हैं गेहूं की हैं और एक ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई हैं। इनका जो है इनके जो आविष्कारक हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छात्रों, इसका नाम है ग्रीन एंड एवर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ग्रीन और एयर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी जो हैं इसके जनक थे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मन ई बोरलॉग जी को जो है वर्ल्ड का जो है पीस का नोबेल प्राइज भी मिला है 1970 में। तो नोबेल प्राइज 1970 में पीस का किसे दिया गया? नॉर्मन वी बोरलॉग जी को मिला है। तो MS स्वामीनाथन जी जो है इनका पूरा नाम जो है ओमन कॉम्बी संबाशिवन स्वामीनाथन था। ये इंडिया के हैं। इनको फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। और इन्होंने एक टर्म दिया, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन का टर्म भी दिया। ठीक है, 1960 के आसपास के इरा में जो है आपके जो MS स्वामीनाथन सर हैं उन्होंने काम किया। और यहीं से जो है हाई ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया शुरू होती है। मुख्यतः आधारित थी उच्च गुणवत्ता के बीज पे फर्टिलाइजर की व्यवस्था करना, यानी इनपुट उच्च को देना, इनपुट में फर्टिलाइजर और इरिगेशन की व्यवस्था करना है। और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही। ठीक है, फिर 1990 में इन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन ग्रीन ना होकर एवर ग्रीन होना चाहिए, यानी उसके साथ इकोलॉजिकल टर्म को भी जोड़ दिया कि सस्टेनेबिलिटी जो है ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर सस्टेनेबल रहेगी तो आने वाली
जनसंख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, खिला सकते हैं। इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज जो है 1987 में मिला, और साथ ही इनके मरने के बाद जो है सन 2024 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो भारत रत्न से किसे नवाजा गया, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन सर को नवाजा गया। अगला है व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी जो हैं, ये व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जो है इनका संबंध है। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड में इन्होंने सबसे बड़ी डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया 1970 में, जिसका नाम रखा अमूल। अमूल का मतलब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। ये इस्टेब्लिश किया इन्होंने, आनंद पैटर्न ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव की मदद से इन्होंने किया। इन्होंने इसके साथ ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको NDDB बोलते हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इरमा में इन्होंने इसको स्थापित किया। तो इसके लिए जाने जाते हैं। नेशनल मिल्क डे जो है 26 नवंबर 2024 से मनाना जो है क्या हुआ, शुरू हो गया, ठीक है। ये किसके 26 नवंबर 2024 किसके ऑनर में मनाया जाता है, तो ये जो है हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के ऑनर में मनाया जाता है। अगला छात्रों चलते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, गोल्डन रेवोल्यूशन, डॉक्टर KL चड्ढा जी इससे संबंधित हैं। इन्होंने भारत में फ्रूट और वेजिटेबल और हनी प्रोडक्शन में भारत को क्या किया, सक्षम बनाया। 1991 से 2003 तक इन्होंने काफी अच्छा काम किया, ठीक है। तो इन्हें इसीलिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं। क्रॉप आइडियोटाइप और हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है ये CM डोनाल्ड ने जो है 1968 में दिया था। कई बार पूछता है क्रॉप आइडियोटाइप और हार्वेस्ट इंडेक्स किसने दिया है, तो किसने दिया, CM डोनाल्ड ने दिया है। तो इन्होंने एक ऐसा मॉडल डिजाइन किया जो कि एक प्लांट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा ईल्ड देता था, यानी एज पर इन्वायरमेंट जो प्लांट ज़्यादा ईल्ड दे उसी को बोला गया क्रॉप आइडियोटाइप, ठीक है। हार्वेस्ट इंडेक्स का मतलब क्या है, जितनी आपकी इकोनॉमिक ईल्ड है अगर उसे बायोलॉजिकल ईल्ड से डिवाइड कर दोगे तो उसे कहेंगे हार्वेस्ट इंडेक्स। इकोनॉमिक ईल्ड जैसे गेहूं में ग्रेन क्या है, इकोनॉमिक है जो हम खाते हैं, और बाकी बायोलॉजिकल ईल्ड में इसकी लीव्स आ गई, इसका स्टेम्स आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर दें, ग्रेन भी बायोलॉजिकल ईल्ड में है, लीफ भी है, और इसके बाद स्टेम भी है, रूट भी है। तो जितना ज़्यादा जो है हार्वेस्ट इंडेक्स आएगा उतना ही अच्छी क्रॉप आपकी मानी जाती है। मान लो कोई 100 किलो क्रॉप पैदा हुई तो उसमें 50 केजी जो है आपका ग्रेन है और 50 केजी जो है आपका बाकी का मटेरियल है, ठीक है। तो 100 केजी होगा बाकी का मटेरियल मान लो, तो इसका एक इंडेक्स कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और मान लो यहाँ पे 20 केजी हुआ, बाकी का 100 केजी, तो 0.2 आ जाएगा। यानी कहने का आशय ये है कि जितना ज़्यादा हार्वेस्ट इंडेक्स होगा उतना ही आपका जीनोटाइप जो है सुपीरियर होगा। इसके अलावा छात्रों अगर देखा जाए तो एक टर्म और आता है, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ा देंगे, हार्वेस्ट इंडेक्स और आइडियोटाइप। बस याद जान लो दिया किसने, लीफ एरिया इंडेक्स किसने दिया, वाटसन ने दिया। तो DJ वाटसन को लीफ एरिया इंडेक्स पे काम करने के लिए पायनियर वर्कर का तमगा जो है मिला हुआ है। इन्होंने बताया कि लीफ का एरिया जितना अधिक होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो इन्होंने बताया कि हाउ मैनी लेयर्स ऑफ लीव्स आर कवरिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को एक लीव्स की कितनी लेयर जो है कवर करके रखी हैं। तो टोटल एरिया ऑफ प्लांट का एरिया कितना है, और उसको जब ग्राउंड एरिया से हम डिवाइड करते हैं तो लीफ एरिया इंडेक्स कहा जाता है। क्योंकि दोनों एरिया हैं तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अगर LI लो है, अगर लीफ एरिया इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो है तो सनलाइट जो है इसका मतलब आपकी खाली पड़ती पड़ी हुई ज़मीन को हिट करेगी और वो ज़मीन जो है वेस्ट जा रही है। अगर ये बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब है कि जो ऊपर की जो पत्तियां हैं नीचे की पत्तियों तक जो है प्रकाश पहुंचने नहीं दे रही हैं, और ये पत्तियां जो हैं पीली पड़ के नीचे गिर पड़ेंगी। तो ऑप्टिमम लीफ एरिया इंडेक्स जो है मैक्सिमम यील्ड के लिए जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं छात्रों। अगला है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन कई बार एग्जाम में पूछता है, इसको लाइसेंको ने जो है क्या किया था, ये टर्म दिया था। पाइनियर वर्कर इसके थे TD लाइसेंको। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि अगर हम किसी प्लांट को जो है कोल्ड ट्रीटमेंट दे दें, और कोल्ड ट्रीटमेंट इसलिए दें कि इसमें फ्लावरिंग इंडक्शन हो जाए, तो इसे हम वर्नलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं उनको सेम ईयर में, बाइनियल्स में क्या पाया जाता है कि एक साल जो है वनस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे साल जो है वो जनिक वृद्धि करते हैं, यानी एक साल उसमें पत्तियां बनेंगी, दूसरे साल दाने बनेंगे। तो लाइसेंको ने कहा कि अगर जो है हम इन्हें कोल्ड टेम्परेचर देते हैं, जिसको बसंतीकरण के नाम से जानते हैं, तो एक ही साल में जो है हमें अधिक उपज प्राप्त हो सकती है। तो इसका टेम्परेचर जो है 1 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है।
तो वर्नलाइजेशन जो है आपका वेजिटेटिव फेज को शॉर्ट कर देता है और विंटर्स वैरायटीज को जो है स्प्रिंग वैरायटीज में कन्वर्ट कर देता है। तो कैरेट, कैबेज और शुगर बीट के बीज उत्पादन में ये हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल का लाभ उठाते हैं। बाकी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही। इसके अलावा थर्मोपेरिडिज्म जो है वेंट ने दिया था। फ्लड्स बेंट, ये कहते हैं फ्रिट्स बेंट, इन्होंने थर्मोपेरिडिज्म, अभी तक आपने फोटोपेरिडिज्म पढ़ा था कि फोटो पीरियड का असर प्लांट पे पड़ता है कि फोटो पीरियड अगर उसके क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग डे प्लांट है और कम है तो शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, और क्रिटिकल डे लेंथ के का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर, तो फ्लावरिंग पे तो क्या हो गया, डे न्यूट्रल प्लांट है। तो इस केस में एक है थर्मोपेरिडिज्म, इसमें जो वैज्ञानिक थे फ्लिट्स वन एफ वेंट नाम रखो, इनको याद रखो आप। इन्होंने बताया कि जो नाइट और डे का टेम्परेचर में अगर अंतर होगा तो प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर मान लो दोनों बराबर होंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि दिन में जो है फोटोसिंथेसिस होता है और रात में रेस्पायरेशन होता है। हालांकि दिन में भी रेस्पायरेशन होता रहता है, लेकिन रात में केवल रेस्पायरेशन जो है उसमें एनर्जी यूज होती है और सुबह एनर्जी फोटोसिंथेसिस में बनती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेस्पायरेशन की गति बढ़ जाती है और कार्बोहाइड्रेट का एक्युमुलेशन कम हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया थर्मोपेरिडिज्म का, ये बेंट ने दिया कि प्लांट जो है डे और नाइट के जो टेम्परेचर होते हैं अगर उसमें अंतर है तो अच्छी ईल्ड देते हैं। नाइट टेम्परेचर का डे टेम्परेचर से ज़्यादा है तो स्टेम इलोंगेशन जो है घट जाता है। ठीक है, और प्लांट जो है कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। अगला जो है ये है ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन पूछता है किसने दिया, तो वेविलोव जी ने जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया था। निकोलस वेविलोव, इनकी कंट्री थी रसिया। इन्होंने बताया कि किसी भी क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन वह प्लेस है जहाँ पे उसकी मैक्सिमम डाइवर्सिटी है। जैसे आप घर में रहते हैं तो आपकी कई डाइवर्सिटी हैं, आप कैसे भी गाना गा लेते हैं, बाथरूम के अंदर घूम लेते हैं, तो घर वाले जानते हैं कि आपके अंदर ललित कलाएं हैं, तो वहाँ पे आप भिन्न भिन्न चीज़ें दिखाते हैं। वैसे अगर कोई क्रॉप है तो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन वहाँ है जहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। अब मान लो कोई मैक्सिकन व्हीट है, तो मैक्सिकन व्हीट यहाँ इंडिया में कोई डिजीज़ लग गई और वो ख़त्म हो गया, तो हम मैक्सिको से दूसरा व्हीट ले आएंगे जो किसी उस पर्टिकुलर डिजीज़ के प्रति क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इन्होंने सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी को क्या बताया, सेंटर ऑफ ओरिजिन बताया, और उन्होंने सबसे पहले जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कुल मिलाकर कुछ सेंटर ऑफ ओरिजिन भी दिए जो आपके निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला दिया इन्होंने चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन। चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन इन्होंने किसको, सोयाबीन, मिलेट्स और सिट्रस के जो सेंटर ऑफ ओरिजिन को चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन बताया। इंडिया या हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन, राइस, इग प्लांट यानी ब्रिंजल और मैंगो जो है हिंदुस्तान ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन बताया। सेंट्रल एशिया में देखें तो ब्रेड, व्हीट, पीज और गार्लिक है। नियर ईस्ट में अगर देखा जाए तो बार्ले, राई और अल्फाल्फा है। इसके अलावा मेडिटेरियन में कैबेज, ऑलिव और लेट्यूस की बात इन्होंने की। एब्सिनिसिनिया या इथोपिया में जो है कॉफ़ी, सोरगम और कैस्टर बीन्स। सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको में मेज, पम्पकिन और कॉटन की बात की। वहीं साउथ अमेरिका में इन्होंने बताया पोटैटो, टोमेटो, टोबैको जो है साउथ अमेरिका में ओरिजिनेटेड है। तो इन्होंने कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके सामने इसलिए गिनना है कि आपको याद रहे कि इन्होंने 7-8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए। ठीक है, इनका नाम था वेविलोव। अब किस सन में दिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। हालांकि इसे मैं एक लिस्ट में भी पढ़ा सकता था, लेकिन जब थोड़ा सा उसके बारे में सुनोगे तो याद करना और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। हंस मॉलिस जो है 1937 में जो है एलिलोपैथिक का के जो है कॉन्सेप्ट दिए। एक प्रकार से दो प्लांट के बीच केमिकल का वारफेयर है। एक प्लांट की लीफ से, रूट से या तने से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो दूसरे के जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकते हैं या पूरी तरीके से दूसरी क्रॉप को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे यूकेलिप्टिस एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि उसके आसपास जो है कोई भी प्लांट जीवित नहीं रहता है, क्योंकि इसमें कुछ जो है ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो दूसरे पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकते हैं। इसके अलावा ब्लैक वॉलनट ट्रीज है जिसको जुगलन्स नाइग्रा के नाम से जानते हैं। तो जुगलन्स नाइग्रा में भी जो है कुछ केमिकल, टॉक्सिक केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे जुगलोन। जुगलोन जो है टोमेटो और पोटैटोज के ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो ये क्या नहीं, कहने का मतलब है कि ऐसे वन प्लांट रिलीजियस केमिकल, एक प्लांट जो कुछ केमिकल निकालता है जिसको एलिलो केमिकल्स कहते हैं, ये इसके रूट से हो सकते हैं, लीफ से हो सकते हैं, और ये दूसरे नियर बाई प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक दे देते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी बोलते हैं। एलिलोपैथी जो है मोलिस ने दिया था। किसने दिया था, हंस मोलिस। अगले कुछ ब्रीडिंग से संबंधित टर्म है, आप बोर भी हो रहे होंगे
तो अगर देखें तो बीटी कॉटन जो है सीडी मई ने जो है 2010 में खोजा, ठीक है, सीडी मई। और हाइब्रिड कॉटन किसने खोजा, आप बताएं हमें। नॉवलाइजेशन ऑफ शुगर कैन, एक वैज्ञानिक थे टीएस वेंकट रमन और सीए बार्बर, इन दोनों ने जो है जो शुगर कैन था उसका नॉवलाइजेशन किया। नोवेल कैन को सेक्रम ऑफिसिनेरम बोलता है। इसका क्रॉस जो है सेक्रम स्पॉन्टेनियम और या फिर सेक्रम जो है बारबेरी से, बार्बर नाम से बारबेरी याद रखना। तो एक तो बारबेरी से जो है क्रॉस करवाया गया, तो नोवेल कैन जो है कैन का नॉवलाइजेशन हुआ और जो नॉर्थ इंडियन कंडीशन में कैन है वो भी अच्छी उपज देने लगे। इसके अलावा सिंगल क्रॉस मैच के जो है इसने बनाया ईएम ईस्ट और जीएम सुल और ईस्ट ने जो है सिंगल क्लासेस आप मेज के हाइब्रिड बनाए। हेट्रोसिस्टर्म किसने दिया है आप हमें बता सकते हैं। डबल क्रॉस मैच हाइब्रिड जो है जोन्स ने बनाए। पूरा पूरा इससे संबंधित नहीं जेनेटिक्स से, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम सर, उन्होंने बताया था पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी जो रूरल एरियाज हैं अगर उसमें शहरी सुविधाएं दे दी जाएं तो देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। तो यहाँ आपको याद रखने वाली चीज है। आगे अगर देखते हैं तो कुछ लॉज हैं, जैसे लॉज ऑफ मिनिमम है जिसको जे लाइवैग ने दिया। उन्होंने बताया कि प्लांट की जो इल्ड है, जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाने वाले उर्वरक या तत्व कह लें उनसे नहीं गवर्न होती, जो कम कंसंट्रेशन में पाया जाता है उससे गवर्न होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कितनी भी दे दो, अगर उसमें जिंक पर्याप्त मात्रा में तो यील्ड अपने आप घट जाएगी। ये किसने बताया, लाइवैग ने बताया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब आप जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसको दिया था मिस्रेलिस ने बताया था कि जैसे जैसे आप जो है उर्वरक ज़्यादा देंगे वैसे वैसे उस अनुपात में जो है उपज जो है घटती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि उपज बिल्कुल घट जाएगी। जैसे आप पहले भूखे होंगे 2 रोटी खाएंगे, फिर 4 रोटी खा लिए, फिर धीरे धीरे जितनी आगे आगे रोटी खाते जाएंगे उतनी ही आपकी भूख क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। कभी ऐसा आएगा कि आपका मन ही नहीं करेगा। उसी तरीके से है लॉ ऑफ ऑप्टिमम एंड लिमिटिंग फैक्टर जो है ब्लैक मैन ने जो है दिया था। ये सब अलग अलग आपको पढ़ाए जाएंगे, तो अभी केवल नाम अगर आप याद कर लेते हो ये बड़ी बात है। लॉ ऑफ इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन विल्कॉक्स ने दिया। विल्कॉक्स ने बताया कि जिन पौधों में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है उनकी यील्ड कम होती है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ करती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं करती है। एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट जो है अर्नल और स्टाउट ने 1939 में दिए, और इन्होंने बताया कि कोई अगर तभी एसेंशियल होगा। जैसे आप अपने माँ बाप के लिए क्यों एसेंशियल हैं, क्योंकि आप जो है माँ बाप के जीवन के लिए क्या है, आवश्यक हैं। आपके बिना क्या उनका जीवन चक्र पूरा होगा, नहीं होगा। उसी प्रकार न्यूट्रिएंट के बिना किसी भी प्लांट का लाइफ साइकिल पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। आप क्यों अपने माता पिता के लिए जरूरी हैं, क्योंकि आपकी कमी दूसरा नहीं कर सकता, किसी दूसरे को लाके कभी पूरी नहीं की जा सकती। यानी जो न्यूट्रिएंट है उसका कोई जो है सब्सटीट्यूट नहीं होता है, और आप डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं, यानी डायरेक्टली जो फिजियोलॉजी में इंटरफेयर करना चाहिए। ये अर्नर और स्टाउट ने दिया था। फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो है इनको निकोलस ने बताया। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो इसेंशियल नहीं, उनके बिना पौधा जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है, उनके सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, लेकिन उनको डालने से यील्ड बढ़ जाती है, तो उनको जो है फंक्शनल न्यूट्रिएंट बोला निकोलस ने। कोबाल्ट, वेनेडियम, सोडियम और सिलिकॉन को इन्होंने फंक्शनल या बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट का नाम दिया, ठीक है। इनके नाम याद रखने हैं आपको। अगला है न्यूट्रिएंट और वाटर डायनेमिक्स की बात की करें तो न्यूट्रिएंट मोबिलिटी को ब्रे ने बताया कि कुछ न्यूट्रिएंट जो है मोबाइल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में भी नाइट्रेट अमोनिया ने, ठीक है। और कुछ जो है ई मोबाइल होते हैं, जैसे पी और के जो है ये सॉइल में ई मोबाइल होते हैं। ये यहाँ से प्रश्न आते हैं, जब हम सॉइल साइंस पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला ए वैल्यू जो है फ्रिड एंड ड्यून ने दिया। इन्होंने बताया कि जब हम कोई फर्टिलाइजर डालते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट निकलते हैं, तो कोई प्लांट जो है कितना जो है फर्टिलाइजर से न्यूट्रिएंट ले रहा है और कितना जो है सॉइल से ले रहा है, उसको ए वैल्यू का नाम दिया गया। क्यू आई रिलेशनशिप भी थी, यानी क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी रिलेशनशिप, जिसको बेकेट ने दिया। इसने दिया क्यू आई को, बेकेट ने दिया। इन्होंने बताया कि सॉइल कितने समय तक जो है किसी पौधे को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकती है। जब हम पानी डालेंगे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हैं पानी में घुलकर बाहर आ जाएंगे, फिर लेकिन सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट होंगे, तो हाउ लॉन्ग जो है सॉइल सप्लाई न्यूट्रिएंट। मास फ्लो या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मुंच ने दिया। इन्होंने बताया जहाँ पे फ्लोएम की ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ से कम कंसंट्रेशन की ओर जो है फ्लोएम क्या करता है, मूव करता है। फ्लोएम
क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ, पत्तियों में होगी, और पत्तियों से जड़ों की ओर जाता है जहाँ पे कम होती है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट जो है ब्रिज एंड सेंस ने दिया, इन्होंने बताया कि 15 बार जो है इसके बाद का जो प्रेशर है उसके बाद क्या हो जाता है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट आ जाता है। फ्लो ऑफ मॉइस्चर इन सैचुरेटेड सॉइल जो डार्सी और जो है पॉइसली के सिद्धांत पे निर्भर करता है। डार्सी ने बताया कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है रेट ऑफ वाटर फ्लो जो है, अगर कोई सॉइल कॉलम से हो रहा है, कैपिलरी से हो रहा है, तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के होगा। यानी जहाँ पे वाटर प्रेशर, 2 पॉइंट का वाटर प्रेशर में जो डिफरेंस है, तो प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बहुत ही तेज़ी के साथ जो है कोई विद्रोह जो है कम प्रेशर वाली की ओर जाएगा। वही जो है पसोली ने बताया कि अगर किसी ट्यूब में कोई लिक्विड जा रहा है तो अगर उसका रेडियस हम बढ़ा देते हैं तो उसके जाने की गति भी बढ़ जाती है। यानी अगर रेडियस 2 गुनी कर दिया तो उसके जाने की गति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारे लॉज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निश्चित तौर पे आपको जो है ये समझ में आया होगा कि कौन कौन से जो लॉज हैं ये आपको जानना चाहिए। अब इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे पूछ लिया कि फादर ऑफ जो है गोल्डन राइस, अब गोल्डन राइस के फादर कौन है आप बताएं अगर याद रह गया हो, तो इसको आपको रोज आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगला आपसे पूछ लिया कि गोल्डन राइस में जो है जो जीन है वो कहाँ से ली गई, फॉरेन जीन कहाँ से आई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, डैफोडिल से है। इसी तरीके से सुपर राइस किसने टर्म दिया, इसके अलावा ए वैल्यू और की वाई वैल्यू किससे संबंधित है, कौन से वैज्ञानिक या कौन से वर्कर संबंधित हैं, ये चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। एक प्रश्न कहीं ना कहीं यहाँ से आ जाता है, अगर आ जाता है तो अब अच्छी बात है, धीरे धीरे ही प्रश्नों के उत्तर आप जान सकेंगे। तो महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।